हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी गद्य सॉल्यूशन चैप्टर 2 20 के दांत पढ़ाऊंगा। बोध अभ्यास के सारे प्रश्न को करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर व्यंग्य किया है। इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। विष के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के 2 दांत टूट जाते हैं। वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर अनेक अत्याचार का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर अनेक अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। यह निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। तो चलिए इस पाठ के दूसरा क्वेश्चन को जान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में दिए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है, सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की थी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सबसे छोटा लड़का था कासू बाबू, प्यार से खोखा कहते थे। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों के ऊपर काफी अनुशासन था। लड़का सबसे छोटा था और उसका बहुत बाद में था। इसी कारण से लड़के प्रति मोह होना स्वाभाविक था। लड़का के ऊपर अनुशासन का बंधन बहुत ढीला था। तो चलिए इस चैप्टर के तीसरे क्वेश्चन को जान लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो इनका उत्तर है, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। अभी हाल में उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। वे किसी को गाड़ी के पास फटकने नहीं देते थे। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर पर शामत आ जाती थी। उनके लड़कियों से मोटर की चमक दमक का कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा सबसे छोटा लड़का था। वह बुढ़ापे की आंखों का तारा था। इसलिए मिसेस सेन साहब ने उसे काफी छूट दे रही थी।
दरअसल बात यह थी कि खोखा का आविर्भाव तब हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का जैसा अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो केवल खोखा से ही। घर में मोटर संबंधी नियम हो या अन्य मामले, उसके लिए सिद्धांत बदल जाते थे। तो इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन है, सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं दिखते थे और उन संभावनाओं को के लिए उनमें उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो चलिए इसका उत्तर है, सेन दंपत्ति खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावना देखते थे। उन्होंने उसके शिक्षा के लिए कारखाने में बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक क्या करते थे। इससे बच्चे की अंगुलियां सभी से औजारों से वाकिफ हो जाएं, अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएं। तो चलिए इस क्वेश्चन के 5वां क्वेश्चन को जान लेते हैं इस चैप्टर के। तो 5वां क्वेश्चन है, स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। इनका पाठ क है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियां नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई हैं। यह संभर सेन परिवार में पाली पोसी जाने वाली लड़कियों की चारित्रिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। सेन परिवार मध्यम वर्गीय परिवार है जहां की जीवन शैली कृत्रिमताओं से भी भारी हाई है। सेन परिवार में लड़कियों को तहजीब और तमीज के साथ जीना सिखाया जाता है। उन्हें शरारत करने की छूट नहीं, वे स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकती, जबकि बच्चा के लिए कोई पाबंदी नहीं है। सेन दंपत्ति ने लड़कियों यह नहीं सिखाया है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि उन्हें क्या क्या नहीं करना है, इसकी सीख दी गई है। इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है। जहां लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तमीज के बीच जी रही है, वहां खोखा स्वतंत्र है। लड़का लड़की के साथ दोहरा व्यवहार विकास परिवार
और समाज के लिए घातक हैं। अतः लड़का लड़की के बीच नस्लीय भेदभाव न पैदा कर उनमें समानता का विस्तार करना चाहिए। तो पाठ ख को देख लेते हैं। खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो चलिए इनका व्याख्या को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के विष के दांत नामक कहानी से ली गई है। इस कहानी के रचयिता आचार्य नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। यह पंक्ति सेन परिवार के लाडले बेटे के जीवन प्रसंग से संबंधित है। कहानीकार ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताने की चेष्टा क्या है कि सेन परिवार एक मध्यम वर्गीय सफेद पोष परिवार है। यहाँ कृत्रिमता का ही बोलबाला है। नकली जीवन के बीच जीते हुए सेन परिवार अपने बच्चों के प्रति भी दोहरा भाव रखता है। सेन परिवार का बेटा शरारती स्वभाव का है। वह बुढ़ापे में पैदा हुआ है, इसी कारण सबका लाडला है। उसके लालन पालन शिक्षा दीक्षा में कोई पाबंदी अनुशासन नहीं है। वह बेलोस जीने के लिए स्वतंत्र है। उसके लिए सारे नीति नियम शिथिल कर दिए गए थे। वह इतना उछलीखल था कि उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भी सेन दंपत्ति विपरीत भाव से देखते थे और उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। सेन दंपत्ति बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसी कारण ट्रेनिंग भी वैसी ही दिलवा रहे थे। उसे किंडरगार्टन स्कूल की शिक्षा न देकर कारखाने में बढ़ई मिस्त्री के साथ लोहा पीटने ठोकने आदि से संबंधित काम सिखाया जाता था। औजारों से परिचित कराया जाता था। इस प्रकार सेन परिवार अपने शरारती बेटे के स्वभाव के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी और अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। तो चलिए इनके पार्ट ग को देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डकैत बने हैं। व्याख्या में है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई हैं। इसके रचयिता है नलिन विलोचन शर्मा। इस पंक्ति का प्रसंग गिरधारी के बेटे मदन के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है कि सेन की गाड़ी के पास मदन खड़ा होकर गाड़ी को छू रहा था।
जब सोफर ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह सोफर को मारने दौड़ा, लेकिन गिरधारी की पत्नी ने बेटे को संभाल लिया। ड्राइवर ने मदन को धक्के देकर नीचे गिरा दिया था, जिससे मदन का घुटना फूट गया था। शरारत की चर्चा ड्राइवर ने सेन साहब से की थी। इसी बात पर सेन साहब काफी क्रोधित हुए थे और गिरधारी के अपने फैक्ट्री से बुलाकर डांटते हुए कहा था कि देखो गिरधारी, आजकल मदन बहुत शौक हो गया है। मैं तो तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। गाड़ी गंदा करने से मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ पड़ा था और मेरे सामने भी यह डरने के बदले ड्राइवर की ओर मारने के लिए झपटता रहा। देखो, यह लक्षण अच्छा नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। गिरधर लाल तो जी हाँ कहने में ही लगा हुआ था। ऐसी सीख देते हुए सेन साहब गिरधरी लाल को बच्चे को संभालने और शरारत छोड़ने की सीख देते हुए चले गए। यह प्रसंग उसी वक्त का है। इन पंक्तियों से सेन के चरित्र के दोगलेपन की झलक साफ साफ दिखती है। एक तरह अपने अनुशासनहीन बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना पालने वाले सेन को उसकी बुराई नजर नहीं आती, लेकिन दूसरी ओर गिरधारी लाल के बेटे की उदंडता और शरारत दिखाई पड़ती है। यह मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन चरित्र की सही तस्वीर है। अपने बेटे को प्रशंसा करते हैं, भले ही वह कुलनाशक हैं, लेकिन निर्धल निर्बल गिरधारी लाल के बेटे में कुल लक्षण भी उन्हें दिखाई पड़ती हैं। तो चलिए इस पाठ का घ पाठ देखते हैं। घ पाठ है हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के विष के दांत नामक कहानी से ली गई है, जिसके रचयिता हैं नलिन बिलोचन शर्मा। यह प्रसंग उस समय का है जब सेन दंपत्ति का बेटा दूसरे दिन शाम के वक्त बंगले के अहाते के बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन गिरधर लाल का बेटा आवारा गर्दा लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी भी तबीयत लट्टू नचाने के लिए ललच गई।
खोखा को बड़े घर का था, यानी यह हंसों की जमात का था, जबकि मदन और वे लड़के नम्र मध्यम वर्गीय दलित शोषित थे। इन्हें कौओं से संबंधित किया गया। इसी सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यानी कहने का भाव यह है कि खोखा, जो अमीर सेन परिवार का वंशज है, गरीबों के खेल में शामिल होकर खेलने के लिए ललक गया, किंतु यह संभव न हो सका, क्योंकि पहले दिन उसके पिता ने उसे और उसकी मां के साथ पिता को भी प्रताड़ित किया था। उसने अपने अपमान को याद कर छूटते ही खोखा से कहा, अरे भाग जा, यहां से बड़ा आया हेल्टू खेलने वाला, यहां तेरे लट्टू नहीं है, जा जा आपके बाबा की मोटर में बैठ। इस पाठ का छठा क्वेश्चन है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। उत्तर, एक दिन का बकाया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उन्हें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारनवीस थे और सेन साहब के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ ही में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, इसके लिए पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते हैं। सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और वे ही बातें दोहराकर थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। तब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है। तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस तरह के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग्य पर ऐंठ कर रह गए। तो इस अध्याय का 7वां क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के
विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? इनका उत्तर है कहानीकार ड्राइवर के रूप में सामंती मानसिकता को दिखाया है। मदन एक गरीब का बच्चा है, उससे सिर्फ मोटर को स्पर्श करने पर उसे धकेल दिया गया, जिस कारण उसे चोट आ गया। सामंती मानसिकता और एक गरीब के व्यवहार की ओर कहानीकार बसा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता था? उत्तर है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था कासू द्वारा मदन के लट्टू मांगना। मदन देने से इनकार करता है। कासू मारता है, फिर मदन भी मारता है। लेखक इस प्रसंग के द्वारा दिखाने चाहते हैं कि बच्चे में समानती मानसिकता का भय नहीं होता, बाद में चाहे जो हो गया। अब इस अध्याय का 9वां क्वेश्चन है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले को ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाली उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। उत्तर सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को छूने भर के अपराध के लिए मदन न केवल सोफर द्वारा घसीटा जाता है, अपितु बाप गिरधर द्वारा भी बेरहमी से पीटा जाता है। दूसरे दिन खोखा जब मदन की मंडली में लट्टू खेलने चल जाता है, तो मदन का स्वाभिमान जग उठता है। दोनों की लड़ाई बृहत रूप से लेती है। खोखा और मदन की लड़ाई महल और झोपड़ी की लड़ाई का प्रतीक है। खोखा को मुंह की खानी पड़ती है। इस स्वाभाविक मान की झगड़ा में झोपड़ी वाले की जीत हो जाती है। तो चलिए इस पाठ का 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? उत्तर है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था और उन्हें ही बंगले के अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। सेन साहब द्वारा जब मदन की शिकायत की जाती तब गिरधर मदन की पिटाई करता था। गिरधर सेन साहब की हर बात को मानने के लिए विवश था, लेकिन एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार करके उसके दांत तोड़ दिए
तब उसके पिता उल्लास और गर्व के साथ उसे शाबाशी देते हैं। जो काम वह स्वयं नहीं कर पाया था वह उसका पुत्र करके दिखा दिया था, इसलिए वह गौरवान्वित था। मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध प्रज्वलित प्रतिशोध का प्रतीक है। उसके निर्भीकता से प्रभावित होकर गिरधर ने उसे छाती से लगा लिया। 11वां क्वेश्चन है, शहंशाह मदन कासू और यहाँ काश लिखा गया है, आप लोग को लिखना है कासू। कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। उत्तर, शहंशाह कहानी में शहंशाह प्रमुख पात्र हैं। नई उन्होंने गाड़ी खरीदी है, इसलिए गाड़ी छाया से सब दूर रहे, खासकर खोखा शौखी शहंशाह में दिखावा बहुत अधिक है। अपने पुत्र के संबंध में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। अपने बेटे के सामने किसी दूसरे लड़के का प्रशंसा पसंद नहीं करते हैं। शहंशाह सामंती मानसिकता से आदमी है। मदन शहंशाह का एक कर्मचारी गिरधर है जो उन्हीं के अहाते में रहता है। मदन उसी का लड़का है। लड़का साहसी और निर्भीक है। बाल सुलभ शरारत भी उसमें विद्यमान है। इसी कारण जब कासू उससे झगड़ता है तो मदन की उसी भाषा में जवाब देते हैं। कासू बाबू शहंशाह का एकमात्र सुपुत्र है। बहुत लाड़ प्यार के बहुत बिगड़ गया है। शरारत करने में माहिर हो गया है। कहानी का नायक कासू की है। गिरधर शहंशाह के फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी है। उन्हीं से अहाते में रहता है। गिरधर बेहद सीधा और सरल कर्मचारी। यदा कदा इसे शहंशाह का गुस्सा झेलना पड़ता है। गिरधर मदन को पीटा है। 12वां क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। उत्तर है, हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। नायक के संबंध में पुरानी कसौटी अब बदल चुकी है। पहले यह धारणा भी कि नायक वही हो सकता है जो सच क्रोधपन हो, सुसंस्कृत, सुशिक्षित,
युवा तथा ललित कला प्रेमी हो, परंतु नायक के संबंधित में ये शर्तें अब मान्य नहीं। कोई भी पात्र नायक पद का अधिकारी है यदि वह घटनाओं को संचालित है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली हैं और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन की है। इनमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरे कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक, अतः निर्विवाद रूप से मदन ही कहानी का नायक है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, यदि आप लोगों को क्लास 10 का संपूर्ण विषयों का नोट चाहिए व संपूर्ण विषयों का तैयारी करना है, चाहे 12th के बच्चे 12th का किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी फैकल्टी, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी भी फैकल्टी का तैयारी करना है, तो हमारे RSSPS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ये बताएं कि आपको किस विषय का तैयारी करना है और कौन सी सब्जेक्ट का तैयारी करना है, कमेंट में लिखें। और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे RSSPS मैथ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।